हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड इक्वेशन करने वाले हैं जो एग्जाम में 2015 और 2019 दोनों साल में आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और फिर इस लेक्चर के बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 2 यूनिट है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक वर्त के सापेक्ष हम प्रतिलोम बिंदु कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे कि वे स्ट्रेट लाइन का कैसे प्रतिलोम अपन बिंदु करते हैं। जब वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देख रहे थे कि भाई ये अपना वास्तविक अक्ष, इसको तो क्या कहते हैं वास्तविक अक्ष, और इसको क्या कहते थे काल्पनिक अक्ष। ठीक है, यदि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट जेड है, यहाँ पे क्या है कोई पॉइंट जेड है, तो इसका प्रतिलोम कैसे देखते हैं वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, वास्तविक अक्ष के जो अपन ने देखा था कि एक वास्तविक अक्ष और एक काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग अपन ने इनका क्या देखा था, प्रतिलोम बिंदु देखे थे। तो 2 क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आए थे, एक तो वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग, एक काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग। तो वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग यदि इसका प्रतिलोम देखेंगे तो कितना प्रतिलोम आएगा जेड बार, और काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग यदि इसका प्रतिलोम देखें इस बिंदु का, तब क्या आएगा जेड माइनस का जेड बार। ठीक है, माइनस का जेड बार। ठीक है, तो ये हमने प्रतिलोम देखा था। अब हम देखो एक सर्किल की बात कर रहे हैं, तो सर्किल का प्रतिलोम कैसे देखेंगे, इसका इस पे आधारित आपका इक्वेशन है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक जब वर्त का केंद्र मूल बिंदु हो तब उसका समीकरण क्या होता है। मैंने पहले लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सर्किल होता है उस सर्किल का इक्वेशन होता है मोड जेड इक्वल टू आर। होता वैसे क्या है, मोड जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होता है जेड नोट, जिसका सेंटर तो क्या होता है जेड नोट और रेडियस क्या होती है आर होती है। ठीक है, और यदि मान लो जिसका सेंटर जेड नोट है वो मूल बिंदु हो, क्या हो उसका सेंटर क्या हो ओरिजिन पॉइंट हो, ओरिजिन होता है मूल बिंदु हो, तब इसका जो अपने पास समीकरण होता है वो होता है मोड जेड इक्वल टू आर। तो मोड जेड इक्वल टू आर को अपन पढ़ते हैं कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन पॉइंट हो और रेडियस क्या हो आर हो। तो मोड जेड इक्वल टू आर हो गया, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। तो इसको मैंने लिख दिया जेड इंटू जेड बार इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो अपने पास 2 पॉइंट है, एक तो जेड और एक जेड डैश के लिए अपन इस वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होने का प्रतिबिंब देखें तो क्या हो जाएगा जेड डैश जेड बार इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जेड डैश का मान अपने पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में जेड बार। मतलब किसी बिंदु का प्रतिलोम अपने को देखना है तो ये प्रतिलोम हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड बार। ठीक है, इसके बाद में जो अपना है कि अतः जेड बिंदु का मोड जेड इक्वल टू आर के सापेक्ष यदि प्रतिलोम देखेंगे तो क्या प्रतिलोम होगा आर स्क्वायर अपॉन जेड बार। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो आपको क्या याद रखनी है, वो देखो आर स्क्वायर अपॉन जेड बार, ये आपका प्रतिलोम हो जाएगा। वर्त के सापेक्ष यदि अपन प्रतिलोम बिंदु देखेंगे जेड पॉइंट का, तो प्रतिलोम बिंदु हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड बार। यदि अपने पास रेडियस क्या हो, अपने पास क्या हो रेडियस क्या हो, जो आर है वो 1 हो, तब इसका प्रतिलोम बिंदु हो जाएगा 1 अपॉन जेड बार, 1 अपॉन जेड बार। ठीक है, यदि जेड बिंदु, मेन इंपॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन है कि बिंदु जेड का वर्त मोड जेड इक्वल टू आर के सापेक्ष यदि प्रतिलोम बिंदु देखेंगे तो प्रतिलोम बिंदु हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड बार, और यदि रेडियस 1 होती है तो इसका प्रतिलोम बिंदु हो जाएगा 1 अपॉन जेड बार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अपन कर रहे हैं इसका क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो 2015 में और 2019 में आया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं। वे समस्त मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए। वे समस्त मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए। वे समस्त मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए। रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो इकाई वर्त
मोड जेड का मान लेस देन एंड इक्वल टू 1 को इकाई रूपांतरण, इकाई वर्त चक्री मोड डब्लू लेस देन एंड इक्वल टू 1 में रूपांतरित करती है। अब देखो आप कहोगे सर हमें पहचान में कैसे आएगा कि हम सर्किल के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु निकालना है या किसके सापेक्ष निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, दोनों सर्किल दे रखे हैं, इकाई वर्ती अपने को जेड तल में दे रखा है और इकाई वर्ती अपने को क्या दे रखा है, डब्लू में दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना है, देखो यहाँ से अपने को क्या करता है, वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु देखेंगे, अपने को रूपांतरण पूछा है, मैं सबस्त मोबियस रूपांतरण ज्ञात करो जो जेड तल में एक सर्किल है और उसको डब्लू तल में क्या कर रहा है, एक सर्किल में डिनोट कर रहा है, सर्किल में क्या कर रहा है, रूपांतरित करता है। तो वही तरीका वही रहेगा, सेम का सेम, बस आपको प्रतिलोम बिंदु का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो वर्त का देखना है। तो वर्त में प्रतिलोम बिंदु बताया था, कैसे देखते हैं, आर स्क्वायर अपॉन जेड बार, यदि रेडियस क्या है 1 है तो इसका प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अभिष्ट मोबियस रूपांतरण, समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माना अभिष्ट मोबियस रूपांतरण, माना अभिष्ट मोबियस रूपांतरण। तो W बराबर क्या होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो वही सबसे पहले ऊपर क्या कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा जेड प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉमन लेंगे तो जेड प्लस डी अपॉन सी। जेड प्लस बी अपॉन ए और यहाँ हो जाएगा नीचे सी जेड प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, डब्लू बराबर ए अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी। ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 1, ये क्या हो गई, समीकरण संख्या 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो वही चीजें हैं जो अपन कर रहे हैं, वही मान निकालना है, ए अपॉन सी का मान निकालना है, बी अपॉन ए का मान निकालना है, डी अपॉन सी का मान निकालना है और निकाल के यहाँ पे पुट करना है। तो देखो चूंकि यह वर्त मोड जेड इक्वल टू 1, मोड जेड इक्वल टू 1 को वर्त W इक्वल टू 1, ये तो आपको पता है कि इकाई जो होता है ना, मोबियस रूपांतरण क्या करता है कि सर्किल को सर्किल में ही और सरल रेखाओं को सरल रेखाओं में ही रूपांतरित करता है, को W इक्वल टू 1 में रूपांतरित करता है। अतः वर्त W बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएगा, W और 1 अपॉन W बार, वर्त Z बराबर 1 में तथा वर्त Z बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएंगे, सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु Z और 1 अपॉन Z में रूपांतरित करता है, 1 अपॉन Z बार को रूपांतरित करता है। ठीक है, तो प्रतिलोम बिंदु अपन लेंगे तो W और 1 अपॉन W, उनके संगत अपन जो Z तल में यदि प्रतिलोम बिंदु लेंगे तो वो क्या लेंगे, Z और 1 अपॉन Z बार, Z और 1 अपॉन Z बार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यही होगा ना। ठीक है, अब देखो, अब स्पेशल कंडीशन,
डब्लू बराबर वही 0 और इन्फिनिटी लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट क्या अलग होगा कि डब्लू और 1/W लेते थे ना प्रतिलोम, तो जेड तल में प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, जेड और 1/Z बार हो जाएगा, जेड और 1/Z बार हो जाएगा। जेड और 1/Z बार। विशेषतः स्पेशल केस डब्लू बराबर 0, इन्फिनिटी के संगत जेड तल में बिंदु अल्फा और 1/अल्फा बार होंगे। भाई जेड तल में जो बिंदु लेंगे वो ये लेंगे, डब्लू और डब्लू बराबर तो हमने दो बिंदु ले लिए, एक तो 0 और इन्फिनिटी के संगत जेड तल में क्या लेंगे आप, जेड तल में ये पॉइंट होंगे। अब अपन एक एक को सोल्व करते रहेंगे। तो देखो अब डब्लू बराबर 0 लेंगे और जेड तल में पॉइंट कौन सा लेंगे, अल्फा, तो रखो तब समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में रखेंगे तो डब्लू बराबर A/C जेड प्लस B/A, यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस D/C। तो डब्लू बराबर 0 लिया यहाँ से, A/C जेड के स्थान पर ले लिया अल्फा प्लस B/A अल्फा प्लस D/C, अल्फा प्लस D/C। तो पॉइंट निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 की तरफ चला गया, अल्फा प्लस B/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, अल्फा प्लस B/A इक्वल टू 0। तो यहाँ से B/A की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस अल्फा, ये अपनी आ गई B/A की वैल्यू। अब तथा W बराबर इन्फिनिटी और Z बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में क्या करेंगे, वही D/C की वैल्यू निकाल लेंगे, D/C की वैल्यू रखो यहाँ पे, तब समीकरण 1 से रखो डब्लू बराबर A/C जेड प्लस B/A अपॉन जेड प्लस D/C। रखो 1/0 रखेंगे इन्फिनिटी की जगह, A/C जेड के स्थान पर 1/अल्फा बार प्लस B/A नीचे हो जाएगा 1/अल्फा बार प्लस D/C, ये होगा। तो W बराबर क्या रख देंगे, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको क्या करेंगे 1 की तरफ ले जाएंगे, C ये वाली चीज़ है ना, तो देखो यहाँ पे बचेगा 1/अल्फा बार प्लस D/C इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, D/C इक्वल टू माइनस का 1/अल्फा बार, माइनस का क्या हो जाएगा 1/अल्फा बार। तो यहाँ से अपने पास B/A की वैल्यू भी आ गई, और B/A की वैल्यू क्या आई अपने पास, B/A की वैल्यू आई अपने पास माइनस का अल्फा, और D/C की वैल्यू क्या आई अपने पास माइनस का 1/अल्फा बार। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में सबकी वैल्यू रख देंगे, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या हुआ है अपने पास, W बराबर A/C जेड प्लस B/A नीचे जेड प्लस D/C। इजी है ना सवाल, रख दो बस, B/A की वैल्यू रख दो, D/C की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, W बराबर A/C
जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बार। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। W बराबर ए अपॉन सी, तो यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू अल्फ़ा बार माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बार। ये अल्फ़ा बार ऊपर चला जाएगा, तो W बराबर ए अपॉन सी अल्फ़ा बार जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड अल्फ़ा बार माइनस का 1। ये आपका आ गया W रूपांतरण। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए अपॉन सी की वैल्यू। तो वही बिंदु लेंगे सबसे पहले, बिंदु जेड बराबर 1 है, तो उसके संगत क्या है, W बराबर 1 है। तो देखो बिंदु जेड बराबर 1 का संगत बिंदु, जेड बराबर 1 के संगत बिंदु मोड ऑफ W बराबर 1 पर स्थित है। ठीक है, 1 पर स्थित है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मापांक ले लो, W का मान आ गया ना, तो समीकरण 2 का मापांक लेंगे, तब क्या हो जाएगा, देखो अपने पास ये समीकरण कितनी आ गई थी, ये समीकरण ऊपर कुछ नहीं मानिए ना, समीकरण 2 ही मान लेते हैं इसको। ये हो गई अपने पास समीकरण 2। तो देखो ये W हो गया, तो मोड W इक्वल टू फिर 1 रख देंगे, और Z बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रखो मोड ऑफ W इक्वल टू ए अपॉन सी अल्फा बार जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1 लेस। ठीक है, अब रख दो W बराबर तो 1 रख देंगे, और Z बराबर भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ए अपॉन सी, या ऐसे रख दो ए अल्फा बार अपॉन सी। ठीक है, और इसमें रख देंगे अपन Z की जगह 1, तो Z की जगह रखोगे 1, तो 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बार माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। Z बराबर तो हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और W बराबर रख दिया हमने 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, और ये बच गया देखो 1 माइनस अल्फा और अल्फा बार। यदि मान लो मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ इसको, किसको, यदि मैं 1 माइनस अल्फा का बार ले लो, यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो, यदि ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका बार कैसे करेंगे, 1 का बार हो जाएगा। और इसको यदि मेरे को ऐसे लिख दूँ, थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखूँ इसको, तो 1 इक्वल टू, यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ए अल्फा बार अपॉन सी, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 माइनस अल्फा है ना, तो 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार। यहाँ समझो, देखो अब आ जाएगा आपको क्लियर। जैसा उस वाले सवाल में किया था हमने, इन दोनों का बार सेम होता है, भाई सेम ही तो होता है ना। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हो आप कि 1 माइनस अल्फा का जो मोड लेते हैं, 1 माइनस अल्फा का जो मोड लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस अल्फा बार के मोड के बराबर होता है। जानते ना, अल्फा का जो मोड होता है वो अल्फा बार के जो कॉन्जुगेट है उसके बराबर ही होता है। यदि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं, जेड बराबर मैंने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जेड बार क्या होगा बताओ, 1 पे बार माइनस अल्फा पे बार। तो आपको पता है रियल नंबर पे तो कोई बार नहीं होता है। देखो रियल नंबर पे बार नहीं होता, 2 पे बार निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 3 पे बार निकालेंगे तो 3 आएगा, 4 पे बार निकालेंगे तो 4 ही आएगा। जो बार का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होता है। तो 1 प्लस आयोटा का बार करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा पे बार करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा। तो जो बार होता है वो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगता है। जो रियल नंबर का बार होता है ना, वो रियल नंबर का रियल नंबर ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ से देखो, यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, कॉन्जुगेट हुआ। ये तो ये यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट है, और आपको पता है कि जेड और जेड का कॉन्जुगेट दोनों का मोड क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो जेड बराबर, और नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब ये 1 आ गया। तो यहाँ से आ गया अपने पास क्या बचा, 1 इक्वल टू ए अल्फा बार अपॉन सी, ए अल्फा बार अपॉन सी, और मैंने इसको कुछ नाम दे दिया ए की पावर एटा लैम्बडा। तो यहाँ से हो जाएगा ए अल्फा बार अपॉन सी, ये हो जाएगा अपने पास ए की पावर एटा लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तब मान रख दो, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताओ इसका मान, तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, W बराबर ए की पावर आयटा लैम्बडा, और वहाँ पे क्या था, Z माइनस अल्फा अपॉन Z अल्फा बार माइनस 1, यही तो था। समीकरण संख्या जो 2 थी ना अपने पास, क्या थी, W बराबर ए अल्फा, ए अपॉन सी की जगह रख दिया ए की पावर आयटा लैम्बडा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और Z माइनस अल्फा अपॉन Z अल्फा बार माइनस 1, Z अल्फा बार माइनस 1, यही होगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको देखना। W बराबर क्या था अपने पास समीकरण 2 में, एक मिनट रुकना। हाँ, हमने क्या किया, देखो ए अल्फा बार अपॉन सी की वैल्यू निकाली है ना, ए अल्फा बार अपॉन सी की वैल्यू निकाली है। देखो यहाँ से देखो, ये देखो किसकी वैल्यू थी, ए अल्फा बार अपॉन सी की वैल्यू निकाली थी, और जो अपने पास जेड की वैल्यू थी ना वो क्या थी, यही तो थी ए अल्फा बार अपॉन सी, और यहाँ था जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1 था। तो ए अपॉन सी की वैल्यू रख दी हमने ए की पावर एटा लैम्बडा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से निकालेंगे अपन डब्लू बार, तो बताओ डब्लू बार क्या हो जाएगा, यहाँ से ए की पावर माइनस आयोटा लैम्बडा, जेड की जगह रख देंगे जेड बार माइनस का अल्फा बार अपॉन जेड बार, अल्फा पे डबल बार हो जाएगा, तो एक बार आप लिख सकते हो स्टेप को लिए माइनस का 1, और 1 पे कोई बार नहीं होता, 1 पे बार का मतलब होता है 1 ही। तो यहाँ से डब्लू बार बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा लैम्बडा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार अल्फा माइनस 1, ये आ जाएगा आपका डब्लू बार। ठीक है, अब अपन वही स्टेप दिखाएंगे। अपने को एक चीज़ और दिखानी है, यहाँ पे अपने को लेस देन वाला पार्ट और दिखाना होता है ना, कि भाई डब्लू का मान जो है वो लेस देन वाला मान लेते हैं, तो वो मान किससे लेस देन होता है, तो वो वाला पार्ट दिखाएंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें अपने को ये लेकर चले थे इक्वल वाला मान जेड बराबर 1 के, तो हमने इक्वल वाला मान तो दिखा दिया कि भाई इसके संगत है। अब अपन क्या दिखाएंगे, लेस देन वाला मान, और किसके संगत दिखाएंगे, इसके संगत। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला केस होता है ना हमेशा, तो मैंने आपको बताया था इसको हमेशा इस प्रकार से सोल्व करना होता है, बताया था ना, ऐसे लास्ट वाले एग्जाम्पल देखे थे। तो ये वाला मान निकालो, और ये वाला मान कैसे आता है आपको पता है कि W और W बार को मल्टीप्लाई करो और उसमें से 1 घटाओ, वहां से अपन को इस चीज़ को लेकर चलेंगे, फिर दोनों तरफ 1 घटाएंगे और फिर इस वाले को केस को रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास ये केस आ जाएगा मोड जेड का मान लेस देन 1। ठीक है,
अब इसके लिए फिर अपना द्विरेखिक रूपांतरण हो जाएगा कि वही अपना द्विरेखिक रूपांतरण हो जाएगा, ये लास्ट में आंसर हो जाएगा। यही तो होता था, कुछ नहीं किया है, बस प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट है ना, वर्त का वर्त वाले में लगाया और सरल रेखा वाले में सरल रेखा है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम है, इनमें आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रतिलोम का। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में ये मान लो 101% पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। अब अपन को किसको लेकर चलेंगे, डब्लू और डब्लू बार को। डब्लू अपने पास हो ही गया और डब्लू बार अपने पास निकाल लिया, तो डब्लू और डब्लू बार को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा लैम्बडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड बार अल्फा माइनस 1, ये तो हो गया अपने पास डब्लू। अब डब्लू बार क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा लैम्बडा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार अल्फा माइनस 1, ये आपका हो गया डब्लू बार। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या, ये वाला पार्ट है ना, ये देखो ये और पार्ट देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ही पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड अल्फा बार माइनस का 1, और यहाँ से हो जाएगा जेड बार अल्फा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है सबके, कुछ नहीं किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, सोल्व किया है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब अपने को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, या फिर अपन ये करते हैं कि 1 घटा देते हैं डायरेक्ट, ये ना फिर साथ में हो जाएगा जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन क्या हो जाएगा जेड अल्फा बार माइनस 1 जेड बार अल्फा माइनस 1, और दोनों में से अपन ने क्या घटा दिया, 1 घटा दिया। अब इसको सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो जेड जेड को गुणा करेंगे ना, जेड जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास जेड जेड बार माइनस जेड अल्फा बार जेड और माइनस अल्फा जेड बार और प्लस अल्फा अल्फा बार। अब देखो एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं डायरेक्ट ही, आप बड़ी क्लास में हो गए, छोटी क्लास में हो नहीं ना, तो ये करें कि आपको एलसीएम लेकर दिखाएं कि ये इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है, तो बड़ी क्लास में हो गए तो थोड़ा डायरेक्ट ही अपन कर लेते हैं इसको। अब नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो या एक बार लिख लो आप स्टेप, जेड बार माइनस अल्फा और जेड बार अल्फा माइनस 1, और नीचे हो जाएगा अपने पास क्या -1, ठीक है। सोल्व करो आगे, 1 इक्वल टू जेड जेड बार माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा अल्फा बार, इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो देखो जेड जेड बार अल्फा अल्फा बार माइनस जेड अल्फा बार, ठीक है 1 से कर दिया ना। देखो पहले तो अपने क्या किया, जेड अल्फा बार को किया तो इससे, तो जेड जेड बार हो गया, अल्फा अल्फा बार हो गया, जेड बार ही हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा आगे माइनस प्लस 1, जेड अल्फा बार -1 जेड बार अल्फा -1 इक्वल टू, सोल्व करो अब इसको, जेड जेड बार माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा अल्फा बार
और अल्फा अल्फा बार माइनस का जेड अल्फा बार माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1। ये हो गया जेड अल्फा बार -1 -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो पद कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो पद बच रहे हैं उनको अपन रख लेते हैं। तो देखो अल्फा बार जेड, ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा बार जेड है और ये जेड बार अल्फा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो, इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ जाएगा, जेड जेड बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, जेड जेड बार, अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, और एक अपने पास आ जाएगा अल्फा अल्फा बार माइनस का 1 अपॉन। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि ये मान लो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट है या नहीं है इसको देख लेते हैं। तो इस पे बार करो, तो जेड बार अल्फा पे डबल बार और यहाँ पे 1। तो जेड बार बराबर क्या हो गया अपने पास, जेड बार अल्फा माइनस का 1। इसका मतलब ये जेड बार, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार। भाई इस फॉर्म में बनेगा ना, भाई ये जेड है और ये जेड बार है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, बताओ, मॉड जेड स्क्वायर, और मॉड जेड स्क्वायर क्या अपने पास, ये जेड है और ये जेड बार है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, जेड अल्फा बार -1 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले देखो, जेड जेड बार कॉमन, 1 माइनस अल्फा अल्फा बार। इसमें देखो, इसमें यदि अपन -1 कॉमन ले ले तो -1 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा अल्फा बार, सेम ब्रैकेट करने के लिए जेड अल्फा -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। अब देखो क्या हो जाएगा, मॉड स्क्वायर -1 इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो 1 माइनस अल्फा अल्फा बार और जेड इंटू जेड बार माइनस का 1 अपॉन जेड अल्फा बार -1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, -1 माइनस अल्फा अल्फा बार, और यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस जेड इंटू जेड बार। जेड इंटू जेड बार अपॉन, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने देखी होगी यहाँ से कि जेड और जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, -1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ, लिख सकता हूँ ना। तो ये हो गया अपने पास मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, लेस देन 0। मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो लेस देन 0 स्क्वायर ये रख दिया अपने, ये 1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड अल्फा बार -1 का स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला पद 0 की तरफ चला जाएगा, ये भी 0 की तरफ चला जाएगा, तो बचेगा कौन सा पद अपनी वाली साइड,
ये बचेगा 1 माइनस, क्योंकि जिससे मतलब अपने को वही पद रखेंगे अपन, 1 माइनस mod z लेस देन 0। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वलिटी का, जो इनक्वलिटी है ना, इनका साइन चेंज हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो तो लेस देन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस mod ऑफ z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, 1 ग्रेटर देन mod ऑफ z का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ z क्या हो जाएगा, लेस देन 1। यही अपने को प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किल है, सर्किल वाली बाउंड्री जो है ना, वो डब्लू तल में जो है वो भी सर्किल की बाउंड्री बन रही है, और लेस देन वाला पार्ट क्या बन रहा है, वो भी लेस देन बन रहा है। मतलब ये हुआ कि जो डब्लू वाले पार्ट लिए थे हमने लेस देन, इक्वल वाला पार्ट जेड तल में इक्वल था, लेस देन वाला पार्ट क्या था, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको जो अपन इस प्रकार से प्रतिष्ठित करने वाला रूपांतरण है ना, वो कौन सा था, जो अपने पास समीकरण 2 आई है, वही अपना अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण हो जाएगा। अतः W लेस देन के संगत क्षेत्र mod z लेस देन 1 है, लेस देन है। ठीक है, तो यहां से देखो, अतः अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण, अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण क्या है, W बराबर e⁻∗λ z माइनस अल्फा अपॉन z अल्फा बार माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपना करते हैं लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जिससे हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर। तो देखो क्या टॉपिक है अपने पास, स्थिर या निश्चर बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट, स्थिर या निश्चर बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। तो देखो क्या होता है फिक्स पॉइंट, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, एग्जाम में परिभाषा भी पूछी हुई है, एग्जाम में परिभाषा भी पूछते हैं, स्थिर या निश्चर बिंदु की क्या परिभाषा होती है। जो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं, कि जैसे मान लो स्थिर निश्चर बिंदु की परिभाषा पूछ ली, घूर्णन की परिभाषा क्या होती है वो पूछ लिया, आवर्धन की परिभाषा क्या होती है ये पूछ लिया। इस प्रकार से डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इन डेफिनेशनों को भी आपको एग्जाम में याद करना है, और बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएगी। और इनके छोटे छोटे जो एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आते हैं। देखो क्या परिभाषा होती है, वे बिंदु जिनके प्रतिबिंब, वे बिंदु जिनके प्रतिबिंब, वे बिंदु जिनके प्रतिबिंब द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत, द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत संपाती बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं, संपाती बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं, स्थिर या निश्चर बिंदु कहलाते हैं। स्थिर या निश्चर बिंदु कहलाते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि W बराबर Z रख देते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए W बराबर Z रखकर Z के मान ज्ञात करते हैं।
इसे डब्लू बराबर क्या रख देते हैं, डब्लू बराबर जेड रख देते हैं, और जेड रख कर क्या करते हैं, जेड के मान ज्ञात करते हैं। अब इसके नीचे नोट लगा के लिखो कि जब जेड का मान 1 प्राप्त होता है तब उसका सामान्य रूप कैसे निकालते हैं, और जब जेड का मान एक स्थिर बिंदु होता है, 2 होते हैं, तो किस प्रकार से इसका निकाला जाता है। देखो सबसे पहले जो स्थिर यानी स्थिर बिंदु निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, डब्लू बराबर क्या रख देते हैं, जेड रख देते हैं, और जेड ही रख कर क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, यदि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण, यदि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण जिसका केवल एक स्थिर बिंदु हो, जिसका केवल एक परिमित स्थिर बिंदु हो, परिमित होना चाहिए, ठीक है, परिमित स्थिर बिंदु अल्फा है, तब सामान्य रूप क्या हो जाएगा, तब सामान्य रूप होता है इसका 1/w माइनस अल्फा। अल्फा वही होगा जो इसका पॉइंट होगा, पर एक होना चाहिए, जैसे रिपीट कर रहे हैं ना, जैसे 2 आ गया है तो उसमें उसको एक में काउंट करेंगे, ध्यान रखना। ये जहां लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर होता है 2c/a+d। तो देखो सबसे पहले वे बिंदु जिनका प्रतिबिंब द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत संपाती बिंदुओं पर कॉन्साइड पॉइंट पर प्राप्त होते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर या निश्चित बिंदु कहते हैं। स्थिर या निश्चित बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डब्लू बराबर जेड रख देते हैं, जेड रखकर उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो मान यदि 1 प्राप्त होता है, जैसे मान लो आपको मान मिले जेड बराबर 2 तो ये ध्यान रखना 2 मिलेगा ना तो पॉइंट एक ही काउंट होगा, रिपीट वाले अलग अलग होंगे तो अलग अलग काउंट होंगे, दोनों यदि एक ही पॉइंट होते हैं तो एक ही पॉइंट में काउंट होगा, तो इसको कह देंगे अपन अल्फा। तब सामान्य रूप लिखने का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपका द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत 2c/a+d। जो अपना द्विरेखिक रूपांतरण होता है ना, किस फॉर्म में क्या होता है, z बराबर, जो द्विरेखिक रूपांतरण अपना होता है az प्लस बी cz प्लस डी। तो यहाँ से तो a बिंदु लिखता है, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, ये वाला लिखा जाता है 2c/a+d, ठीक है। और अपन क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, दूसरा, यदि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण, यदि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण जिसके दो परिमित स्थिर बिंदु हो, जिसके दो परिमित स्थिर बिंदु, एक बिंदु होता है तब तो सामान्य रूप क्या होता है 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा, जहां लैम्बडा क्या होता है 2c/a+d होता है। यदि मान लो प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण है जिसके दो परिमित स्थिर बिंदु मिल रहे हो, जैसे मान लो 2 और 3 मिल रहे हो, तब उसका सामान्य रूप लिखने का क्या सूत्र होता है, दो परिमित स्थिर बिंदु अल्फा व बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा व बीटा है। तब सामान्य रूप ज्ञात करने का सूत्र निम्न होगा, सूत्र निम्न है। तब सामान्य रूप क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इक्वल टू w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इक्वल टू लैम्बडा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, जहां लैम्बडा बराबर डी प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी, ये आपका लैम्बडा निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि यदि मान लो अपने को क्या मिले,
एक स्थिर बिंदु मिलेगा तब तो क्या हो जाएगा, 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा 2c/a+d। और यदि दो मिलेंगे तब अपने पास w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इक्वल टू लैम्बडा z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा, जहाँ लैम्बडा अपन कैसे ज्ञात करते हैं इसका, जहाँ लैम्बडा अपने को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी अपॉन डी प्लस अल्फा सी। ठीक है, जहाँ लैम्बडा बराबर ये होता है डी प्लस अल्फा सी अपॉन डी प्लस बीटा सी। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं जो आपके 2016 में पूछा हुआ है। देखो 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, निम्न द्विरेखीय रूपांतरण निश्चर बिंदु तथा सामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। ये आपका सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको तैयार भी करना है। कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, निश्चर बिंदु निकालना है। तो आपको पता है कि स्थिर बिंदु या निश्चर बिंदु के लिए क्या करते हैं, W बराबर z रखते हैं और फिर उनका सामान्य रूप निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले W बराबर 3z माइनस का 4 अपॉन z माइनस 1 स्थिर या निश्चर बिंदु के लिए, स्थिर या निश्चर बिंदु के लिए W बराबर z रख देते हैं। W बराबर क्या रखते हैं, z रखेंगे, रख दो। z बराबर 3z माइनस 4 z माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस 1 इक्वल टू 3z माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 3z माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास क्या, z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,2, लेकिन काउंट क्या होगी, मैंने आपको बताया था परिमित एक स्थिर बिंदु होता है, इसको मैं क्या कर दूंगा अल्फा, तब सामान्य रूप क्या हो जाएगा, तब सामान्य रूप हो जाएगा 1/w माइनस अल्फा इक्वल टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा। ठीक है, और जहाँ लैम्बडा बराबर क्या होता है 2c/a+d, 2c/a+d। अब देखो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/w माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 2 प्लस लैम्बडा। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो लैम्बडा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अपने पास जो रूपांतरण दे रखा था वो रूपांतरण क्या था अपने पास, बताओ। W बराबर 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1, तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3
बी का मान -4, सी का मान 1 और डी का मान -1। ठीक है, तो निकालेंगे लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 2c। ये सूत्र होगा 2c अपॉन a प्लस डी। तो 2c कितना 2 × 1 अपॉन ए कितना 3 और डी कितना 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/2 1। तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया 1। तो रख दो इसमें 1/W - 2 इक्वल टू 1/Z - 2 और +1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो एक एग्जाम्पल और लिख लो जिससे हमारा लास्ट में कंप्लीट हो जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर करते हैं कंप्लीट इसको। आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हो आप। चलो एक में आपको निश्चित बिंदु ही निकालने के लिए बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन एक, उसको भी कर लेते हैं साथ में।
देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, निम्न रूपांतरण के निस्र बिंदु ज्ञात कीजिए। निस्र बिंदु ज्ञात कीजिए। W बराबर 2z माइनस 5 अपॉन z प्लस 4। तो देखो यहाँ से हो जाएगा कि स्थिर और निश्चित बिंदु के लिए क्या करेंगे, स्थिर या निश्चित बिंदु के लिए आपको सिर्फ इसमें निश्चित बिंदु ज्ञात करना है। तो स्थिर और निश्चित बिंदु के लिए W बराबर क्या रख दो, z रख दो। W बराबर क्या रख दो, z रख दो। तो z बराबर हो जाएगा 2z माइनस का 5 अपॉन z प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z प्लस 4 इक्वल टू 2z माइनस 5। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2z प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5। अब इसके पेयर तो बनेंगे नहीं, तो पेयर बनेंगे नहीं तो क्या बनेगा, श्रीधराचार्य से सूत्र सॉल्व करेंगे ना। तो द्राचार्य क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो लगाओ फॉर्मूला। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2। तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 2 प्लस माइनस माइनस का 16 होगा तो 4 आएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, फिर सबसे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस -2 आयोटा। ये हो जाएगा आपका निश्चर बिंदु। आपको इतना ही पूछा है। अब इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल और जिसके बाद में आपकी यूनिट हो गई 2 कंप्लीट, और उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे पेपर 1 और 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे साथ में आपका एक पेपर और, तब भी सिलेबस होएगा। निम्न द्विरेखिक रूपांतरण के लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद में कंप्लीट अपना। निम्न द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदु तथा सामान्य रूप ज्ञात करो। स्थिर बिंदु तथा सामान्य रूप ज्ञात करो। तो अपने पास दे रखा है W बराबर 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थिर तथा निश्चित बिंदु के लिए W बराबर z रखना है। स्थिर तथा निश्चित बिंदु के लिए, स्थिर या निश्चित बिंदु एक ही बात है ना, तथा नहीं आएगा इसमें। स्थिर बिंदु के लिए स्थिर बिंदुओं के लिए W बराबर z रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा, z प्लस आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, z और z प्लस आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा z माइनस 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर प्लस आयोटा z, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2z माइनस का आयोटा z प्लस 2, सबको इधर ले आएंगे। तो ये आयोटा z से तो आयोटा z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा अपने पास क्या, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य का सूत्र लग जाएगा। तो श्रीधराचार्य से क्या हो जाएगा अपने पास बताओ,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, क्या z बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन अपॉन 2। तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, z बराबर 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 1 प्लस माइनस आयोटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे से 2 घई, तो z बराबर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो अपने स्थिर बिंदु कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और एक आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब अपने को सामान्य रूप निकालना है, तो सामान्य रूप क्या हो जाएगा, सामान्य रूप बराबर सूत्र क्या लग जाएगा, 2 बिंदु होते तो w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इक्वल टू लैम्बडा z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। तो रख दो, अल्फा की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन w माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू लैम्बडा। अब लैम्बडा तो निकालना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ लैम्बडा निकाल देता हूँ मैं। यहाँ से लैम्बडा का सूत्र क्या होता है, d प्लस अल्फा सी अपॉन d प्लस बीटा सी। तो d कहाँ से निकालोगे, तो उसके लिए अपने पास जो दे रखा है ना, क्या, w बराबर 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है अपने पास, a बराबर अपने पास है 2 प्लस आयोटा, b बराबर -2, c बराबर 1 और d बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आयोटा। तो रखो इसको, d की जगह क्या रखोगे, आयोटा प्लस अल्फा की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस आयोटा इंटू सी के स्थान पर 1 अपॉन डी के स्थान पर क्या रखोगे, आयोटा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस आयोटा और सी के स्थान पर क्या रखोगे, 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस 2 आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये तो आ गया अपने पास लैम्बडा की वैल्यू, रख दो लैम्बडा की वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा और जेड है ही अपने पास, अल्फा की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा के स्थान पर जेड बराबर 1 माइनस आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आपका द्विरेखिक रूपांतरण। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपनी। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपनी बुक कंप्लीट हो गई है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली जो बुक अपने पास, उसमें आपकी 2 यूनिट ही आती है सिलेबस में। इसमें आपकी कितनी यूनिट आती है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ये आपकी कंप्लीट होगी। इसके साथ में आपकी मैट्रिक स्पेस है, इसके साथ में कौन सी है, मैट्रिक स्पेस है। और मैट्रिक स्पेस पूरी थ्योरेटिकल है, तो इसलिए अपन इसको करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जो बुक करेंगे वो यही करेंगे अपन, मैट्रिक स्पेस। अब अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे, अब अपन करेंगे स्टार्ट पेपर 1। और पेपर 1 में आपका है एक तो रिंग थ्योरी और एक है प्लस में लीनियर अलजेब्रा, प्लस में लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये आपके रिंग थ्योरी प्लस लीनियर अलजेब्रा। अब रिंग थ्योरी है, उसमें आपकी रिंग वाला चैप्टर 1 यूनिट मैंने यूट्यूब पर डाली है, तो उसमें जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे इसकी 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
अब लीनियर अलजेब्रा में भी आपकी 3 यूनिट आती है। एक तो आती है वेक्टर स्पेस, एक आता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और एक आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको एलटी कहते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं डाल दूंगा। तो ये यूनिट अपनी हो गई लगभग, और इसमें रिंग थ्योरी में 1 यूनिट लगभग हो गई। तो अपन यदि 3 यूनिट बची हुई और कर लेते हैं, और फिर एक मैं सीक्वेंस से आपको बता दूंगा, उस सीक्वेंस में आप पढ़ लेना। लीनियर अलजेब्रा अपने स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर रिंग थ्योरी में जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना जो रहेगा पेपर थर्ड रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसके साथ में रहेगी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और उन दोनों बुकों को हम साथ साथ में चला लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिड मार्च तक 15 मार्च तक कोशिश है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें, कंप्लीट, ठीक है। और आप जो वीडियो देखते हो लाइक शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको जो नोट्स आप बनाते हो उन नोट्सों को रोज़ाना रिवाइज करो, तब जाके आप थ्योरम वहाँ पे लिख पाओगे और क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।